हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में आप लोग के लिए लाई थी। ये आप लोग को तैयार कर लीजिएगा कि जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उनका आंसर कर पाएँ। वो क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इसकी थ्योरी है उसकी वीडियोज़ अलग से आप लोग के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ कि जिसमें आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। जो भी चैप्टर्स हैं और उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अलग से लेक्चर्स की वीडियो भी आप लोग की आ रही हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर के वो लेक्चर्स की वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ उसके आंसर्स भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पर भी मैं समझाती जाऊँगी, वहाँ पर भी आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना है। आइए शुरू करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो सबसे पहला आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है। इसका जब आंसर आप लोग लिखिएगा तो सबसे पहले अलग अलग तीनों को समझाइएगा। मैं जो लेक्चर्स की वीडियो अपलोड करी है तो उसमें मैंने अलग अलग तीनों को पहले समझाया कि मानव क्या है, संसाधन क्या है, प्रबंध क्या है। उसके बाद तीनों को जोड़ करके कि उसकी डिफिनेशन क्या होगी, उसका अर्थ क्या होगा, ये सब आपको बताना है। विशेषता लिखिएगा। साथ ही मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्य महत्व की विवेचना करें। ये मानव संसाधन प्रबंध जो होता है उसका किस उद्देश्य से किया जाता है, उसका महत्व भी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इससे आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि अगर आपसे सिर्फ उद्देश्य पूछ लेगा शॉर्ट में तो आप उद्देश्य भी लिख सकते हैं, महत्व पूछ लेगा तो सिर्फ आप महत्व भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैंने आप लोग को पढ़ाया ही था कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, नियोजन होता है, किसी भी चीज़ के नियोजन की हम बात करें तो उसके जो स्टेप्स होते हैं जनरली सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, जो मानव संसाधन का नियोजन कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल में लिखना है। सबसे पहले उद्देश्य हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि क्यों प्लानिंग की जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि एक सूची बनाई जाती है कि करंट ह्यूमन रिसोर्सेज कितना है। उसके बाद अनुमान लगाया जाता है, पूरा अनुमान जिसे बोलते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग, की कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में। फिर होता है कि सप्लाई कहाँ से हो पाएगी। उसके बाद लगाया जाता है एक अनुमान कि मानव संसाधन की आवश्यकता कितनी है, और पुनः प्रतिनियुक्ति तथा अतिशय के लिए कार्यक्रम योजना की कैसे हम दोबारा से ही पुनर्नियुक्त भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कार्य की आवश्यकता के अनुरूप पद का निर्धारण किया जाएगा। फिर नियोजन योजना आ जाती है कि एम्प्लॉयमेंट प्लान। उसके बाद हो जाता है कि किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग देंगे और उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। तो ये हो जाती है पूरी प्रोसेस मानव संसाधन नियोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य विश्लेषण की अवधारणा स्पष्ट करें तथा मानव संसाधन प्रबंध में इसके उद्देश्य एवं प्रयोग की चर्चा करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपकी कई चीजें आ जाती हैं। कार्य विश्लेषण के जो 2 मेनली पार्ट होते हैं, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, दूसरा हो जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विवरण और कार्य विशिष्टीकरण। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग भी दोनों से क्वेश्चन आते हैं कि कार्य विशिष्टीकरण क्या है या फिर कार्य विवरण क्या है। आपका एक जॉब एनालिसिस अगर तैयार होगा तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी इसी में ही तैयार हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट में या लॉन्ग में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तथा मानव संसाधन प्रबंध में इसके उद्देश्य एवं प्रयोग की चर्चा करें। ये मानव संसाधन प्रबंध में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ये किस उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पर उद्देश्य में आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी कि क्या कार्य होना है, कितने कार्य की आवश्यकता है, उसके लिए योग्य कर्मचारी कौन से होने चाहिए, ये सारे उद्देश्य होते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि मानव संसाधन का नियोजन जब हम कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी जॉब एनालिसिस की नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको इसको लिखना होगा। यहाँ पर इस तरह का कुछ फिगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने बताया था आप लोग को, जिससे आसानी से आप याद रख सकते हैं कि दोनों के भाग कौन से हैं और साथ ही जो है उनके उपयोग कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप आसानी से हेडिंग को लर्न कर लीजिएगा और वहाँ पर आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 तरह का हो जाता है जॉब एनालिसिस। एक हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा हो जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। और उसके बाद उसके उपयोग कौन से थे, तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन था, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जॉब एवेल्युएशन एंड कंप्यूटेशन है। तो यहाँ पर ये सारे उसके यूजेस हो जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन अगर समझना है तो लेक्चर्स की वीडियो में जाकर आप इसको डिटेल में वहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती के विभिन्न स्रोतों की विस्तार से चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आप लोग का, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, भर्ती एवं चयन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये बताना है जो रिक्रूटमेंट होती है उसके स्रोत कौन से होते हैं। 2 तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल हो जाता है। जो आंतरिक स्रोत होते हैं उसमें जो संस्था के अंदर से ही होता है, कभी कभी पदोन्नति के द्वारा हो जाता है या जॉब रोटेशन के द्वारा होता है, और भी बहुत
अवसर प्रकार होते हैं और इसी तरह बाहरी स्रोत होते हैं। बाहरी स्रोत में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, इस एजेंसी के थ्रू होता है या कैंपस सिलेक्शन होता है, कई तरह के स्रोत हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको डिटेल में अच्छे से समझाना है। इसका भी एक फिगर है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों को एक फिगर में मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन और इसके डिटेल में क्या है तो आप इसके लिए लेक्चर्स की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आपको एक एक चीज अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन क्या है, भर्ती एवं चयन में क्या अंतर है, चयन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट इज सिलेक्शन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे आपको ये बताना है कि चयन कैसे, पहले के क्वेश्चन में था आपको भर्ती के बारे में पूछा गया था, भर्ती की जस्ट बाद ही क्या आता है, सिलेक्शन आता है। पहले रिक्रूटमेंट निकलती है, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। तो सिलेक्शन में आपसे पूछा है कि सिलेक्शन होता क्या है, ये किस तरह से रिक्रूटमेंट से डिफरेंस होता है, यानी कि भिन्न होता है, और चयन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो चयन की जो विशेषताएं हो जाएंगी, चयन तो पहले तो ये हो गया, भर्ती होगी, जो भी रिक्रूटमेंट होती है, कितनी आवश्यकता होती है किसी पदों पर, पहले वो निकाली जाती है। उसके बाद जैसी जो आवश्यकता जैसी नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिलेक्शन किया जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो एक निगेटिव प्रोसेस होती है, निराशावादी होती है। निगेटिव क्यों होती है, क्योंकि कुछ जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें तो सभी लोग जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं सब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होते हैं उनको चुन करके जो निकाली गई है वैकेंसी उसके लिए क्या होते हैं, पूरी तरह से फिट होते हैं, सही होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है छांट करके, जिसे छटनी भी बोला जाता है। तो वो हो जाता है सिलेक्शन। इसलिए क्या होगा, रिक्रूटमेंट में तो सब डाल सकते हैं, तो आशावादी हो गया और पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो उसमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो सिलेक्शन क्या है, निगेटिव प्रोसेस है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया एक प्रोसेस के द्वारा होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। चयन भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर प्रशिक्षण तथा पदस्थापन को की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी कि पहले जो है भर्ती होगी, भर्ती के बाद चयन होता है, चयन के बाद क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है, पदस्थापन होता है। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है, प्रोसेस में चलता है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यह शॉर्ट में आपसे सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि भर्ती एवं चयन में क्या अंतर है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों की व्याख्या करें। डिस्कस द डिफरेंस मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि ट्रेनिंग क्या होती है। पहले ही बताया था, एक्सेल वाइज दिमाग में रखिएगा तो आपको याद रहेगा। पहले भर्ती हो जाएगी, फिर आएगा चयन। एक्सेल वाइज इसको अगर याद रखिएगा तो आप लोग के लिए ईजी रहेगा कि सबसे पहले क्या होता है कि मानव संसाधन की, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होती है, उसकी प्लानिंग तैयार की जाती है। उस प्लानिंग में जितने भी जहाँ पर भी जितने रिक्त होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या निकाली जाती है, रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन हमने कर लिया, उसके बाद हमें ट्रेनिंग देनी होती है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके कितने मेथड्स होते हैं, कितनी टेक्निक्स होती हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में के आंसर में लिखना होगा। तो ये आपकी तीन तरह की हो जाएगी, एक होता है कार्य पर प्रशिक्षण ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरी हो जाती है वेस्टिबल ट्रेनिंग यानी कि द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, और तीसरा हो जाएगा कार्य से पृथक प्रशिक्षण यानी कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो तीन तरह की होगी, और जो कार्य पर प्रशिक्षण है वो भी उसके अंदर भी आपको कई तरह के टेक्निक्स और जो ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जैसे कार्यरत विशिष्ट प्रशिक्षण है, सिखाना है, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कितनी तरह की होती हैं। तो इसको अलग अलग आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि कौन कौन से इसके अंदर आती हैं। ये आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, सिर्फ कोई एक की क्या हो, ये जॉब रोटेशन क्या होती है ये पूछ सकता है, या फिर कॉन्फ्रेंस मेथड क्या होता है ये पूछ सकता है। तो आप लोगों का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निष्पादन मूल्यांकन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें तथा उसके उद्देश्यों को बताएं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निष्पादन मूल्यांकन यानी कि हमने जो है अभी तक ट्रेनिंग दे दी, उसको ट्रेनिंग के बाद हमारा सिलेक्शन हम कर चुके थे, ट्रेनिंग दे दी, अपॉइंट कर दिया, उसके बाद हमें देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका एवेल्युएशन करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि निष्पादन मूल्यांकन होता है जो उसकी परफॉर्मेंस है उसका एवेल्युएशन करना, कि जो हमने मानक या स्टैंडर्ड सोचा था उसके अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा निष्पादन का मूल्यांकन। तो आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, और साथ ही उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्यों किया जाता है निष्पादन मूल्यांकन, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की तो हो जाएंगे कि कर्मचारी जो होगा उसके पारिश्रमिक में वृद्धि है, उसका स्थानांतर ट्रांसफर होगा, उसका प्रमोशन है, या फिर उसको किस तरह की और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या कौन सी चीज़ें उसको चाहिए, उसको प्रशिक्षण देना ट्रेनिंग, या फिर उसको मार्गदर्शन चाहिए हो, इन सारी चीज़ों को हम जान सकें, इसलिए निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। तो ये उसके उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। तो आपने पढ़ा होगा मजदूरी के बारे में, वेजेस के बारे में चैप्टर है आप लोगों में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल में आपको उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समयानुसार मजदूरी तथा कार्यानुसार मजदूरी के सापेक्ष गुणदोषों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टाइम वेज एंड पीस वेज। तो आपने पढ़ा ही होगा कि समयानुसार मजदूरी और कार्यानुसार मजदूरी जो होती है, तो समयानुसार मजदूरी में क्या होता है, जब जो वेजेस दी जाती है पर आवर या फिर पर डे या फिर पर वीक के अकॉर्डिंग दी जा रही है, और जो कार्यानुसार मजदूरी हो जाएगी तो पर पीस के अकॉर्डिंग दी, जैसे कि एक कुर्सी बनाने के लिए 100 रुपये अगर मजदूरी दी जा रही है तो 10 कुर्सियाँ बनेंगी तो 1000 दी जाएगी। और समयानुसार में क्या होगा कि 8 घंटे, जैसे पर डे की अगर बात करें कि 8 घंटे काम करने पर 400 रुपये या 500 रुपये मजदूरी दी जाएगी। तो 8 घंटे में जितनी भी, चाहे 4 कुर्सियाँ बने या फिर एक कुर्सी बने, दिया कितना जाएगा, जितना कि एक बार निर्धारित डिसाइड कर लिया गया है उतना ही। तो समय अनुसार हो जाती है कि समय के अकॉर्डिंग, और अनुसार हो जाती है कार्य के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर उसके आपको गुण और दोष, मेरिट और डिमेरिट को बताना है। नेक्स्ट आ जाएगा मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य एवं महत्व की चर्चा करें। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि जो मानव संसाधन नियोजन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है मानव संसाधन प्रबंध में। यहाँ पर आपको डिटेल में उसे समझाना है। तो ये कुछ हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव संसाधन नियोजन क्या है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लान। आपको बताना है कि मानव संसाधन नियोजन क्या होता है, कि जो ह्यूमन रिसोर्स होगा उसके लिए भविष्य में कितनी आवश्यकता होगी, किस तरह से हम उसका जो है सिलेक्शन करेंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी आवश्यकता है, इन सब की योजना जो पहले से तैयार की जाती है वो हो जाता है मानव संसाधन नियोजन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान। आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है, उसका अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा देनी है, थोड़ी सी विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगम नियोजन क्या है, व्हाट इज कॉर्पोरेट प्लानिंग। आपको यहाँ पर बताना है कि जो निगम होता है उसके यहाँ पर एक निगम के लिए जो योजना तैयार की जा रही है, जिस तरह एक कंपनी के लिए की जाती है, एक संगठन के लिए की जाती है, उसी तरह एक निगम के लिए भी की जाती है, तो ये हो जाएगा कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट है कार्य विवरण तथा कार्य विशिष्टीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है शॉर्ट में अगर समझ लीजिए थोड़ा सा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जॉब के बारे में पूरी डिटेल में बताना है। किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देने का मतलब यही होता है ना कि उसका विवरण बताना कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन से मतलब यही हो जाएगा कि कार्य का पूरा विवरण, कि वो कार्य क्या है, उसे कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इस सारी चीज़ों को आ जाती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है उसमें ये बताया जाता है कि उस कार्य को करने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो यही हो जाएगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो कार्य के बारे में बताता है, और जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है ये बताता है कि उस कार्य को करने की योग्यता क्या होनी चाहिए। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है कार्य विशिष्टीकरण क्या है, व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। तो वही चीज़ आपकी मैंने अभी समझाई दी है कि विशिष्टीकरण क्या होता है, कि कार्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अनुभव कितना होना चाहिए, कौन सी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आउटसोर्सिंग क्या है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। नॉर्मली आपसे पूछ लेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग यही हो जाएगी कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जो भर्ती होती है, उसके जो बाहरी स्रोत होते हैं भर्ती के, वो हो जाता है आउटसोर्सिंग। तो अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बताया ही था कि कौन कौन से स्रोत होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मुखीकरण क्या है, व्हाट इज ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो है नॉर्मली अगर हम समझे तो जो है उन्मुखीकरण क्या हो जाता है, किसी चीज़ के बारे में जानना या किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, ये हो जाता है। तो जब कोई संस्था में नया कर्मचारी आता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आता है, तो उसको संस्था के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह से काम किया जाता है, कौन उसके सीनियर हैं, कौन उसके जूनियर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताना ही क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है, उन्मुखीकरण हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पदस्थापन क्या है, व्हाट इज प्लेसमेंट। अगर इसे मैं एक लाइन में बोलूँ आप लोगों को, तो सही व्यक्ति को सही कार्य पर सही समय में लगाने को ही क्या कहा जाता है, पदस्थापन या फिर प्लेसमेंट कहा जाता है। प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब एट राइट टाइम इज प्लेसमेंट। सिंपल से याद रखिएगा कि जो हमने भर्ती निकाली थी, रिक्रूटमेंट निकाली थी, अब हमने सिलेक्शन कर लिया उनको, तो अब हम उसका क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे उनको। जिस जॉब के लिए हमने उन्हें सेलेक्ट किया था, अब उस पोस्ट पर उनको क्या करते हैं, प्लेस कर दिया जाता है, उनकी प्लेसमेंट होती है। तो ये कहा गया है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर और सही समय में लगाने को ही क्या कहते हैं, प्लेसमेंट, पदस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कार्य पर प्रशिक्षण क्या है, व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या रहता है कि जो कर्मचारी होता है वो कार्य अपना कर रहा होता है, करने के साथ साथ ही उसे उसी कार्य पर ही ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी कार्य वो कर रहा होगा उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझाया जाता है कि किस तरह से और अच्छे ढंग से वो कार्य कर सकता है। वहाँ पर जो भी मशीनें होती हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उन सबके बारे में उसको समझाया जाता है कार्य करते हुए ही। तो वो हो जाता है कि कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
नेक्स्ट आ जाएगा 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन क्या है। व्हाट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री क्या होता है। 360 डिग्री में ये तो होता है ना कि जब एक राउंड सर्कल हम पूरा बनाते हैं तो पूरा जो 360 डिग्री हो जाएगा राउंड में पूरा। तो उसका मतलब यही है कहने का कि जब हम किसी भी जो एम्प्लॉय होता है उसके चारों तरफ जो लोग हैं उन सबसे उसका मूल्यांकन करते हैं या देखते हैं या उनसे जो जानकारी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस व्यक्ति के, उस कर्मचारी के बारे में, तो वो हो जाता है 360 डिग्री अप्रेजल। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे। किसी भी उसके पास जो हम देखें तो कर्मचारी के बॉस होता है, उसके टीम के सदस्य होते हैं, कस्टमर होते हैं, स्टाफ होगा या वो सैम होगा या फिर उसके जो सहयोगी हैं कार्य कर रहे हैं, तो इन सब से क्या करेंगे हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम उसका जो मूल्यांकन करते हैं तो वो हो जाता है 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन, कि उसने कार्य किस तरह से किया है या क्या उसका परफॉर्मेंस रही है, ये हम सबसे ही पूछते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है दक्षता मूल्यांकन क्या है। व्हाट इज एफिशिएंसी रेटिंग। तो दक्षता नाम से ही एफिशिएंसी से क्लियर है कि वो कार्य करने में कितना दक्ष है, कितनी ज़्यादा अच्छे से वो कार्य कर पाता है। अगर जो कर्मचारी आपने रखे हैं, एम्प्लॉयज़ आपके दक्ष होते हैं, एफिशिएंट होते हैं कार्य में अपने, तो वहाँ पर लागत भी कम आती है, कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि वो क्या करेंगे जो भी कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है उसकी भी वेस्टेज कम करते हैं, कम से कम समय में ज़्यादा अच्छे से अच्छा कार्य कर पाते हैं, तो उस चीज़ का मूल्यांकन हो जाता है एफिशिएंसी रेटिंग। फिर आता है वास्तविक मजदूरी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रियल वेजेस। तो आपने सुना होगा कि नगद मजदूरी होती है, वास्तविक मजदूरी होती है, मौद्रिक होती है, कई तरह की आपने सुने होंगे मजदूरी के नाम। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक मजदूरी क्या होती है। तो अगर इसे सिंपल वर्ड में कहें या एक लाइन में बोलें कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वही क्या कहलाती है, वास्तविक मजदूरी कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी कर्मचारी, किसी भी एम्प्लॉय को जितनी आपने मुद्रा दी है उस मुद्रा से जितनी वस्तुएं खरीद सकता है, जितनी आपने उसको सैलरी कहें या मनी कहें दी है, उससे वो जितनी वस्तुएं खरीद सकता है अपने लिए या अपने परिवार के लिए, तो वो हो जाती है उसकी वास्तविक मजदूरी, रियल वेजेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक सौदेबाजी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो सामूहिक सौदेबाजी की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में क्योंकि जो मजदूर संघ नहीं थे इतने ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता था कि मनमानी मजदूरी जो थी निर्धारित कर लेते थे जो भी पूंजीपति थे या जो भी संस्था के जो ओनर होते हैं या जिनके प्रबंधक होते हैं, जिनके द्वारा संस्था चलाई जा रही होती है, तो वो मनमानी मजदूरी निर्धारित कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि मजदूरी संघ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी होती है एक तरह से, कि वो सामने वाला कहता है कि वो इतनी वेजेस देना चाहता है लेकिन आप अपनी शर्तें रखते हैं कि नहीं हमें इतनी ही वेजेस पे काम करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे, तो वो हो जाती है सामूहिक सौदेबाजी की, जो श्रमिकों के संग मिल करके जो है मजदूरी निर्धारित करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हिस्सा लेते हैं, तो वो हो जाती है सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणात्मक मजदूरी योजना क्या है। व्हाट इज इंसेंटिव वेज प्लान। तो आपने अभी पढ़ा था समय अनुसार और कार्य अनुसार मजदूरी, तो उसी में आगे आपकी प्रेरणात्मक मजदूरी भी आती है। तो प्रेरणात्मक मजदूरी में क्या होता है कि कुछ प्रीमियम दिया जाता है, जो श्रमिक होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा कार्य कराने के लिए उनको कुछ प्रीमियम दिया जाता है। तो उसमें ये रहता है कि जितना उनको नॉर्मल डिसाइड हुआ होता है उससे अच्छा अगर वो कार्य करते हैं तो पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए जाते हैं। जब उससे बेहतर कार्य किया जाता है उसके लिए क्या होता है कि ब्याज दी जाती है, प्रीमियम दिया जाता है। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि अगर डिसाइड कर लिया गया कि 10 रुपये दिए जाने कोई कार्य करने के लिए, कि अगर 5 घंटे में कार्य आपने पूरा कर लिया तो उसके लिए 10 रुपये दिए जाएंगे, और उसके ऊपर जितना जल्दी आप कर लेंगे, जितना टाइम आप सेव करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 10% 20% एक्स्ट्रा मिलता जाएगा, तो वो हो जाता है प्रीमियम। तो इसके लिए कई तरह की योजनाएं अलग अलग भी आई, जैसे हादसे की प्लान है, रोवन प्लान है, गैंड बोनस प्लान है, तो अलग अलग है। तो सब में भी अलग अलग ही है कि किसी में प्रीमियम परसेंटेज के हिसाब से है, किसी में उन्होंने 2 रुपये बढ़ाकर या 3 रुपये बढ़ाकर, ऐसे टेलर की वादात्मक कार्यानुसार दर योजना थी, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। ये चारों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हादसे योजना, रोवन योजना, टेलर की विवादात्मक योजना और गैंड बोनस योजना, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा कि इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट है पदोन्नति तथा पदावनति क्या है। प्रमोशन एंड डिमोशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिस पोस्ट पर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है जब उससे ऊपर की पोस्ट हम उसे दे रहे हैं तो वो प्रमोशन हो जाएगा, और जब अगर वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, हम देख रहे हैं कि उसके कार्य में किसी तरह की खराबी है या एफिशिएंसी नहीं है, जितनी अच्छे से उसको कार्य करना चाहिए था, या वो कार्य कर ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम डिमोशन करते हैं। वो जिस पोस्ट पर कार्य कर रहा होता है उससे नीचे की पोस्ट उसे दी जाती है, तो वो हो जाता है डिमोशन। फिर आ जाता है स्थानांतरण नीति क्या है। वेयर व्हाट इज ट्रांसफर पॉलिसी। तो स्थानांतरण नीति में क्या होता है कि जिस एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस कर्मचारी को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि जो कार्य उसे आता है वहाँ पर उस कार्य की जरूरत नहीं है किसी और स्थान पर, इसलिए उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, या यहाँ पर सरप्लस हो जाते हैं
हैं एम्प्लॉयज़ तो इस वजह से भी दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, तो वो हो जाता है ट्रांसफ़र। या कभी कभी कर्मचारी या एम्प्लॉय स्वयं ही ट्रांसफ़र ले लेता है कि जिस जगह पर वो रहने वाला है वहाँ पर वो जाना चाह रहा है तो वो खुद भी ट्रांसफ़र ले सकता है, तो वो हो जाती है स्थानांतरण नीति या फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस थे, तो आप लोग अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर भी काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है और आपको मेरी जो लेक्चर की अलग से वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर भी ये सारी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी, तो एक बार वहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।